Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Instant Education Hub. Solution of System of Linear Equation. जब भी हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में दो मेथड आ जाते हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट मेथड है और दूसरा हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड वही हमारे पास जो हम मैट्रिक लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमारे पास हो गए क्रैमर रूल, हो गया हमारे पास मैट्रिक्स से रिलेटेड, हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड हो गया, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड हो गया। तो हम इन मेथड के थ्रू हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन या रूट्स फाइंड करते थे। और दूसरा भी हमारे पास एक मेथड है जो कि हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आ जाता है, इटरेटिव मेथड, जिसके थ्रू हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो आज हम इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हमारे पास इटरेटिव मेथड, मीन के इटरेटिव मेथड ही हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इटरेटिव मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इटरेशन के थ्रू हम इसका सॉल्यूशन, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड के अंदर ही आ जाता है। तो आज पहला जो मेथड है हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास है गॉस-जैकोबी मेथड। गॉस-जैकोबी मेथड, तो इसको आज हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, इसकी स्टेटमेंट हो गई, इसका वर्किंग रूल, और लास्ट में हम इसका एक इस मेथड से रिलेटेड एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। तो इससे भी आप लोगों के जो कंसेप्ट होंगे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे पास स्टेटमेंट है कि इट इज आल्सो नोन एज जैकोबियन मेथड या जैकोबी मेथड या सिमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट मेथड भी इसको कहते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज के दो या तीन नाम हो सकते हैं। इट इज वन ऑफ द iterative method for approximating the solution of system of n linear equation in n variable। वही बात जो मैंने अभी आप लोगों को कही कि ये एक iterative method ही है, मीन के iteration के थ्रू हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। हमारे पास The Jacobi method is considered as an iterative method या algorithm which is used for determining the solution for the system of linear equation या in numerical linear algebra which is diagonally dominant। यहाँ पे इस चीज के ऊपर आप लोग फोकस करें। बाकी वही बात है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बट ये बात जो हमारे पास है डायगोनली डोमिनेंट, ये मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैं एक्सप्लेन ये कर चुका हूँ। और उसके अंदर मैंने ये बताया था कि डायगोनली डोमिनेंट या डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स या सिस्टम से क्या मुराद है, और एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ सके। In this method, an approximate value is filled in for each diagonal element until it converges the process is iterated। मीन के इस मेथड के अंदर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मीन के हम कोई एक इनिशियल वैल्यू लेते हैं, उसके थ्रू हम डायगोनल जो एलिमेंट हैं हम उनके अंदर उस वैल्यूज को पुट करते हैं। कहाँ तक ये करते हैं, मीन के हम इटरेशन के थ्रू ये प्रोसेस चलाते हैं। कहाँ तक, यहाँ तक कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है या हमारे पास जो सॉल्यूशन है या रूट्स को वो जो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है वो कन्वर्ज नहीं करे। ये मैं आगे बताऊंगा हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है, स्टॉपिंग क्राइटेरिया, या हमें खुद बता दिया जाएगा कि आप लोगों ने इतने डेसिमल प्लेसेस तक अपने आंसर को अप्रोक्सीमेट
करना है, मीन के 3 डेसिमल या 4 डेसिमल या 2, मोस्टली 3 डेसिमल प्लेसेस तक कहा जाता है कि आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को या सॉल्यूशन फाइंड करना है। द सिस्टम हमारे पास क्या है, द सिस्टम इज एप्लीकेबल ओनली टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन विच इज डायगोनली डोमिनेंट। ये वही बात, मैं दोबारा इस बात पे बार बार यही जोर दे रहा हूं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसको बना सकते हैं। वो किस तरह बना सकते हैं, हम उसके उनकी इक्वेशन को, मीन के उनकी रोज, या हम क्योंकि हम इक्वेशन की यहाँ बात कर, मीन के सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम इक्वेशन को रीअरेंज करके भी हम उसको डायगोनली डोमिनेंट बना सकते हैं। तो उसके बाद ही हम ये जो मेथड है हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यही बात मैंने उस वीडियो में भी इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है जब हम किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हों। वर्किंग रूल की तरफ हम जाते हैं कि क्या है हमारे पास एक सिस्टम। अब वर्किंग रूल क्या हम इस मेथड को किसी भी क्वेश्चन के ऊपर किस तरह अप्लाई करेंगे। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये हमारे पास एक सोल्यूशन हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। मीन के हमारे पास ये एक 3/3 का एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी हो जाएगा। मीन के अगर हम इसके मैट्रिक्स बनाएं तो हमारे पास एक 3/3 का एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा। और हम यहाँ पे ये चीज चेक करेंगे कि हमारे पास ये जो सिस्टम है ये डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं है। तो देखें हमारे पास हम ये बाद में चेक करेंगे, जब मैं एग्जांपल करूंगा उसके अंदर मैं चीज समझाऊंगा। ये मैं पिछली वीडियो में मैं भी समझा चुका हूं कि हम अज्यूम करते हैं कि ये जो सिस्टम है ये डायगोनली डोमिनेंट है। ये वही कंडीशन जो एक डायगोनली डोमिनेंट की होती हैं सिस्टम की, ये वही चीज लिखी हुई है कि हमारे पास जो पहली रो के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए बाकी तमाम एलिमेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू के सम के। इनके तमाम वैल्यूज को जो बाकी एंट्रीज हैं उनके जो हमारे पास उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को सम करें और जो उनका जो वैल्यू होगी वो डायगोनल एलिमेंट से छोटी होगी या इक्वल भी हो सकती है। तो हमारे पास क्या है, ये हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो सिस्टम है ये डायगोनल डोमिनेंट है। ये अगर आप मजीद समझना चाह रहे हैं कि ये क्या होता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी सिस्टम के अंदर पहली रो से पहला डायगोनल कौन सा हमारे पास है, A1 है, तो इसके साथ जो वेरिएबल है हम इसको अलग कर लेंगे। मीन के पहले से हम x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, मीन की x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेकंड से y की, थर्ड से z की। वही किया है हमने, उसी सिस्टम को रीअरेंज किया है। लेकिन अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो ये बाकी एंट्रीज हैं ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएंगी और जो x के साथ एंट्री है वो जो एलिमेंट है वो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह y के साथ भी हुई और इसी तरह z के साथ भी। ये जब हम इस तरह करेंगे तो ये वाला जो सिस्टम हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x, y और z की फॉर्म में। अब हमारे पास ये देखें, अब हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारा जो पर्पस है, जो हमारा गोल है। तो देखिए हम इसके अंदर क्या, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कोई इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे हम लोग, कोई भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं भी समझा देता हूँ आप लोगों को। सपोज करें कि अभी हमने x0, y0 और z0 हमने कोई भी एक 3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली, किसकी, x, y और z की। तो क्या करेंगे आप y, z की जगह पे या x, z और मीन के x, y और z की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू को पुट कर देना है। जब पुट करने के बाद हमारे पास x1, y1 और z1 की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, जब सेकंड इटरेशन होगी तो इसके अंदर क्या करेंगे, x2, y2 और z2 और यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज आई हैं, मीन के देखें वही बन जाएगा ना हमारे पास कि y1 जो कि हमने प्रीवियस फाइंड किया है, z1 जो हमने प्रीवियस फाइंड किया है, उनकी वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, मीन के यहाँ y, z और x2
जब हमने यहाँ पे x1 y1 और z1 की वैल्यू फाइंड की तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, y नॉट z नॉट x नॉट z नॉट x नॉट y नॉट, हमने उनकी वैल्यू फाइंड की। और जब हम x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, y2 z2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, y1 z1 की वैल्यू पुट करेंगे, x1 z1 की वैल्यू पुट करेंगे, x1 और y1 की वैल्यू को पुट करेंगे। इसी तरह सेकंड इटरेशन हम लोग कर लेंगे। ये कहाँ तक ये करेंगे, जहाँ तक कि हमारे पास कोई भी एक ये जो इटरेशन प्रोसेस है ये हमने चलाना है कि जहाँ तक हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए। अब स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होता है, सपोज करें कि आप लोगों को कहा जाए कि आपने अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करना है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो मीन के आप लोगों ने ये वाली इटरेशन तब तक चलानी है जब तक किसी भी 2 इटरेशन में इन तीनों की वैल्यू सेम आना स्टार्ट हो जाएं 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आप वहीं पे रुक जाएंगे। वो आपका 4th इटरेशन में आ जाए, आपका 5th में आ जाए, वो आपका चाहे 10th इटरेशन में ही क्यों ना है। लेकिन ये जो हमारे पास गॉस-जैकोबी मेथड है ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसकी निस्बत हमारे पास जो नेक्स्ट होगा गॉस-सीडल मेथड वो इसकी निस्बत ज़्यादा फास्टली कन्वर्ज करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं उसी मेथड को एक्सप्लेन करूँगा। अब हम आते हैं इसके वर्किंग रूल की तरफ। वर्किंग रूल हमारा हो गया, अब हम इसके एग्जांपल की तरफ आते हैं। हमारे पास देखें यही चीज़ मैंने पहले बताया कि ये है क्या, उसका फिर वर्किंग रूल बताया। अब हम इसके एग्जांपल की तरफ आते हैं, सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक सिस्टम गिवन है और कहा गया है कि हम इसका करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए हमारे पास ये जो मैं बात कर रहा था कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए, वो हमें दे दिया है। उसने कहा है कि आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको लेके जाना है, ठीक है। हमारे पास सिस्टम गिवन है। अब हमने क्या करना है, द इक्वेशन इन डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म इज। अब देखिए हमारे पास ये जो सिस्टम था ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं था। देखें क्या हमारे पास जो हम x के साथ क्या था 1 था, क्या इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 17 प्लस 2 के इक्वल होगी? नहीं होगी। तो क्या होगा, हम क्योंकि ये फिर डायगोनल डोमिनेंट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको आपस में क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये जो सेकंड इक्वेशन फर्स्ट पे आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड पे आ जाएगी। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास ये जो सिस्टम हो जाएगा ये डायगोनली डोमिनेंट बन जाएगा। देखें अब हमारे पास क्या है, 3 जो 30 है या 30, हम जो 30 है वो 2 और 3 से ग्रेटर है, मीन के एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ा ही होगा। इसी तरह ये 17 बड़ा है इन दोनों वैल्यू से, और यहाँ पे z के साथ जो हमारे पास 18 है ये बड़ा है बाकी तमाम एंट्रीज से, ठीक है। मीन के हमारे पास ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये हमारे पास ये चीज़ यहाँ से हमें शो हो रहा है कि हमारे पास ये क्या हमारे पास है, एक डायगोनली डोमिनेंट है। मीन के ये वाला जो सिस्टम हमारे पास है ये डायगोनली डोमिनेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं कि अब हम इस सिस्टम को किस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास 3x, यहाँ हम पहले से कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से हम पहली इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेकंड से y की, और थर्ड से हम z की वैल्यू को फाइंड करेंगे। वही किया हमने कि x की वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास 1/32y माइनस 3z प्लस 75 आ गया, y इज इक्वल टू 1/17 18 माइनस x प्लस 2z आ गया। तो देखिए हमारे पास जब हमने ये एक x y और z हमने इसको रीअरेंज कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप हमेशा गॉस-जैकोबी मेथड में x नॉट y नॉट और z नॉट की वैल्यू जो होगी वो आपने 000 लेनी है, ये आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, ये पुट कर देना है। जब हम y नॉट z नॉट, ये एक स्टेप और भी आप लोग लिख लीजिएगा अपने आसानी के लिए कि x1 y1 और z1 ये हमारे पास इक्वल होता है 1/30 y नॉट z नॉट और x नॉट z नॉट, यहाँ पे x नॉट और y नॉट। ये जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है
ये हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन आ जाएगा। जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी हमने वो किया x1 y1 और z1, ये हमारे पास किस चीज़ के गला के 2.5 2.8 235 1.7 66667। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फर्स्ट इटरेशन तो आ गई। अब हमने सेकंड इटरेशन इसका क्या करना है, फाइंड करनी है। फर्स्ट इटरेशन में जो हमारे पास आंसर आया है वही x1 y1 और z1 की वैल्यू हमने सेकंड इटरेशन में पुट कर देनी है, क्योंकि हमने x2 y2 और z2 की वैल्यू चाहिए। तो अब क्या करेंगे, पहले हमारे पास 0 0 था, मीन के हमने वो 0 0 ही हो रहा था क्योंकि हमने x0 y0 की वैल्यू क्या ली थी, 0 0 ली थी। अब हमने क्या करना है, ये क्या 75 प्लस 2y माइनस 3z था, मीन के अब यहाँ पे क्या होगा 2y1 की वैल्यू क्या हमारे पास ये है, और 3z1, ये z1 की हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, हमने इसको पुट कर दिया। यहाँ पे क्या 48 माइनस 2, ये हमारे पास x2 था, सॉरी x1 था और z1 था। x1 की वैल्यू क्या हमारे पास 2.5 है और z1 की वैल्यू क्या है 1.66667। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। मीन के अब हमने क्या करना है, इसी तरह हमने z2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जब हमने z2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो वही वैल्यू हमने फिर क्या करनी है, थर्ड इटरेशन में x3 और y3 और z3 के लिए हमने फाइंड कर लेनी है। देखिए अब हमने कहाँ तक इस इन इटरेशन को लेके जाना है, ये अब देखिए हमारे पास फिफ्थ इटरेशन के अंदर हमने क्या किया, x5 y5 और z5 हमने इसकी वैल्यू फाइंड की x4 y4 और z4 से हमने फाइंड की। हमारे पास आंसर आया x5 का आंसर आया 2.57965 और इसी तरह 2.7945, इसी तरह z5 का 1.06921। अब जब हम 6 इटरेशन में जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वही x6 y6 और z6। अब देखिए हमें कहा गया था कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर लेके जाना है। अब थोड़ा सा ना गौर कीजिएगा इस बात पे, हमारे पास x5 का वैल्यू मीन के हमारे पास फिफ्थ इटरेशन के अंदर x5 की वैल्यू क्या आई 2.57965 और 6 इटरेशन में क्या वैल्यू आई 2.569, मीन के आंसर रिपीट होना शुरू हो गया है 3 डेसिमल प्लेसेस के अंदर। y5 की वैल्यू क्या आई 2.797, ये भी 2.797, मीन के 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये दोनों में रिपीटेशन आ गई। और z5 की वैल्यू क्या आ गई 1.069 और यहाँ पे भी क्या आ गई 1.069। मीन के हम कह सकते हैं कि इन दोनों इटरेशन के अंदर हमारी जो वैल्यू थी 3 डेसिमल प्लेसेस तक वो रिपीट हो गई हैं। तो मीन के हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक इस आंसर को लेके जाना था। तो हमारे पास ये हमने फाइंड कर लिया है और यही हमारे पास क्या है, इस चीज़ का सलूशन आ गया है इस सिस्टम का। कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने सिस्टम लेना है, आप लोगों ने एक सिस्टम लिया, आपको मीन के कोई भी एक सिस्टम गिवन हो, आपने पहले चेक करना है कि वो डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं है। अगर ना हो आपने उसको रीअरेंज करके मीन के इक्वेशन को रीअरेंज करके उसको डायगोनली डोमिनेंट बना लेना है और डायगोनली डोमिनेंट बनाने के बाद आपने उनको रीअरेंज कर लेना है। जब आप रीअरेंज करेंगे उसमें x1 y1 और z1 की वैल्यू आ जाएगी। उसी को फिर आपने नेक्स्ट मीन के आपने जो पहले एक यहाँ पे ये वाला जो सिस्टम बनाया है ना, ये वाला, इसी के अंदर जो प्रीवियस वैल्यू आती जाए उसको नेक्स्ट के अंदर पुट करते जाएं और अपना वहां तक पुट करना है कि आपके अंदर जहां पे आंसर के अंदर रिपीटेशन आना स्टार्ट हो जाए। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को इस मेथड की समझ आई होगी। अगर वीडियो को समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।